में 9 जिलों की 54 सीटों पर किस तरह से जो वोटिंग है वो चल रही है, कहां का क्या राजनीतिक समीकरण है, मुद्दे क्या हैं और इस बार का ये जो चुनाव है वो क्यों इतना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इस बार के जो मतदाता हैं उनके जहन में क्या है, ये सब हम आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार चर्चा में चलेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। दिलीप जी, आपके पास आऊंगा। 7वां चरण चल रहा है, वोटिंग भी लगातार हो रही है, तमाम मुद्दे और तमाम तरह की बातें हम लोग वोटर्स के मुंह से भी सुन रहे हैं, लेकिन आपका अपना आकलन क्या कहता है इस 7th फेज को लेकर के और जो बातें कही जा रही हैं, जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, क्या वाकई में वो हिट कर रहा है मतदाताओं को? हेलो हेलो दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। क्या जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप जी, जी। आप एक 7वें बार चरण के इस मतदान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 7वें चरण का जो मतदान है एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस स्टेट नेतृत्व हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र पर आज चुनाव है। वो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया है और जितना किया गया है उससे ज्यादा बताया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी जिले हैं, मऊ है, आजमगढ़ है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुत्व कम है प्रधानमंत्री जी का या योगी जी का कहने। हालांकि पूर्वांचल के क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो एक समय में कभी समाजवादी पार्टी का हुआ करता था। 2017 में उसको इन्होंने इन्वेट कर लिया। इस बार का चुनाव बहुत मिक्सिंग है, क्योंकि जो पोलराइजेशन का एक फैक्टर काम करता है हर बार चुनाव में, वो फैक्टर मऊ आजमगढ़ जिले में इस बार भी काम कर रहा है। मऊ में देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। और जो इनका आजमगढ़ इनका संसदीय क्षेत्र है, अखिलेश यादव जी का, वहां पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वो भी राजभर आज चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। मल्लानी सीट जो बहुत चर्चित रही है, वहां वहां की प्रतिष्ठा, वहां पर भी बहुत चीजें देखी जा रही हैं। प्लस जो छोटे छोटे दल हैं, उन छोटे छोटे दलों का भी बड़ा रोल है आज के चुनाव में। और आज का चुनाव हालांकि तो फाइनल है ही, ये जो भी होना होगा वो आज हो चुका होगा, हो रहा होगा। लेकिन चिंताजनक बात आज के चुनाव में भी वही है कि वोटिंग परसेंटेज आज भी पूरा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज अपनी जगह पर टिका हुआ है। हालांकि अगर आप वैसे तो देखिए, आप 17 और 12 के चुनाव में जो परसेंटेज था उससे भी घट रहा है। और मेरा अपना आकलन हमेशा ये रहता है कि जो घटता परसेंटेज है वो सत्ता के लिए नुकसानदायक है। अरविंद जी, अभी इस स्टैंड के साथ जाएंगे। दिलीप जी कह रहे हैं कि घटता हुआ परसेंटेज जो है, एक तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए बहुत चिंताजनक हो सकता है, और दूसरा ये है कि ये 7th फेज, चूंकि अब तो ये फाइनल है ना, यहां पर ही अब देखना ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जिसके पक्ष में जाएंगी, निश्चित तौर पर जो सत्ता है उसकी चाबी उसके हाथ तक ही पहुंचने वाली है। कैसे देख रहे हैं इस 7th फेज को आप? 7वां फेज जो एक छोटे दल, खासकर जो है ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी वहां पर बड़ा हुआ, दारा सिंह चौहान भी हैं, अंसारी ब्रदर्स भी हैं। इन लोगों का अपनी प्रासंगिकता कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए कितने फायदेमंद हुए और कितना नुकसानदायक हुआ, दोनों कसौटी पर तौले जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री के रहने का जो असर होता है वो मतदान में भी दिखेगा, चुनाव परिणामों पर भी दिखेगा। तो नाराजगी थी, और नाराजगी थी इससे मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग भी कभी इनकार नहीं किए। लेकिन हर व्यक्ति के लिए, तो राजनीतिक दल का हो या आम जीवन में भी हो, अगर वो अपनी समस्या को जान ले और उसकी इच्छा हो कि उस समस्या का निराकरण करा जाए, तो समाधान का रास्ता कर सकता है और समाधान की कोशिश कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आया कि उसके विधायकों के प्रति नाराजगी है, तो उन्होंने 2-3 अपना प्लान बनाया था टिकट काटने का, और जो है लोगों को संवाद के देखिए वोटिंग परसेंटेज नहीं पड़ रहा है। सुबह से मैं देख रहा हूं, न जाने कितनी जगहों से ये खबरें हैं, ईवीएम्स खराब हैं, 2-2 घंटे तक वहां पे मतदान बाधित रहा। अभी ये देखिए सीकर गांव का ये मामला है, 18 वोट अभी तक पड़े हैं और आप देखिए 12:30-1 बजने को आ रहा है। क्या ये भी एक बड़ा कारण मान रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज हमको स्टार्टिंग में बहुत कम दिखता है, जब फाइनल डाटा हम लोग देखते हैं 1 दिन के बाद का, तब हमको ये नजर आता है कि बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, 1% की कमी कहीं एक आध जगह पर देखने को मिली है, वरना कमोबेश
प्रवेश 17 वाले ही ट्रैक पर दिखता है, फिर आंकलन इसका आप कैसे करेंगे अरविंद जी? देखिए, मतदान अपना नेता चुनने के लिए ही होता है, और जिन क्षेत्रों में पूरा समूह, पूरा गांव या पूरा वार्ड अगर कहता है कि हम मतदान नहीं करेंगे, तो ये जो वहां का विधायक होता है, जनप्रतिनिधि, उसका फेलोरेंस होता है सबसे बड़ा, और उससे ज्यादा तो फेलोरेंस होता है जो उसका विपक्षी होता है कि उसने भी जनता के दुख दर्द को नहीं समझा। जो विधायक सत्ताधारी दल के, वहां विपक्ष भी सुन, और क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, जो नौकरशाही होती है, जो तनख्वाह लेती है जनता के पैसे टैक्स की, उसकी भी लायबिलिटी वहां सामने आ जाती है कि वो कितना जो है जिम्मेदार है। वहां पर विकास कार्य ही नहीं हुआ है, तो वो जिस क्षेत्र में आता है, खंड विकास में आता है, वो क्या, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी क्या कर रहे थे? ये इसलिए ये जो भी पूरा मतदान का बहिष्कार करते हैं, मैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं। मतदान करने का दान भी योग्य व्यक्तियों को किया जाता है, अयोग्य व्यक्ति को दान करना मना है। तो वहां के जब नागरिकों को समझ में आ गया कि कोई इसमें से योग्य नहीं है, तो नोटा भी तो दबा सकते हैं ना अरविंद जी, लेकिन ये तो एक तरीके से ये भी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करें, नोटा दबा दीजिए जाकर के। नहीं, ये नोटा दबा के जाने पर वो मैसेज नहीं जाता है। जब इन्होंने मतदान बहिष्कार की घोषणा की तो हम चर्चा कर रहे हैं। नोटा तो हार जीत में दब जाता है। ये लोकतंत्र का सविनय अवज्ञा जो गांधी जी ने कहा था, उसका ज्वलंत उदाहरण है। नोटा तो आक्रोश को भीड़ में खो देने का एक माध्यम है। नोटा से तो समझ में नहीं आएगा ना कि कौन नाराज है। संगठित होकर के जाएं, मतदान भी करें और वहां पर जाकर कहें कि हम नोटा दबा रहे हैं। नहीं तो उसकी चर्चा नहीं होगी, उसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मुझे लगता है अरविंद जी ठीक है, ये आपने अपना आकलन किया है। लेकिन दिलीप जी, एक चीज मैं और थोड़ा यहाँ पे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को लगातार दिख रहा है, और खासतौर से फर्स्ट फेज से लेकर के 7th फेज तक आते आते दो चीजें बड़ी कांस्टेंट हैं। एक तो विपक्ष को जब हम देखते हैं तो फिर वो बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाते हैं कि देखिए बेरोजगारी है और महंगाई, दो चीजों पर कांस्टेंट है वो। और अगर हम सत्ता पक्ष को देखते हैं तो वो बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें बुलडोजर बाबा का जिक्र होना शुरू हो जाता है, और दूसरा वो ये कहता है कि जो राशन हमने पहुंचाया है या जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसके दम पर ही हमको जो हमारी जनता है वो वोट करने वाली है। ये दोनों ही चीजें क्या आपको लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, या इसमें आपको किसका पलड़ा लगता है ज्यादा भारी होगा? इसका आकलन आप कैसे करेंगे दिलीप जी? पहले तो मैं एक जो अभी चर्चा का चल रही थी आपकी और अरविंद विद्रोही जी की नोटा को लेकर के, मेरा समर्थन ये है कि नोटा दबाना चाहिए। कि आपने वोट नहीं किया या 18 वोट वहां पड़ गए, इसका मतलब उस क्षेत्र में वोट हुआ, कम वोटिंग हुई, इसका संज्ञान बाद में कोई नहीं लेगा। लेकिन वोटा दबाने से वो एक ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होगी, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही 2009 में प्रपोजल था कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ की जनता राजनीतिक पार्टियों से या राजनीतिक प्रतिनिधि से नाराज है। तो उन्हें हमने नोटा की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से खुद मांगी थी और इसी उद्देश्य से मांगी। नोटा दबा देने से आपको जो विद्रोह है वो ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर के नियम है। वोटिंग नहीं हो रही है, इसको लेकर के कोई नियम नहीं, लेकिन नोटा को लेकर के नियम बनाए गए हैं, और वो नियम तभी सशक्त होंगे जब व्यक्ति नोटा पर बटन दबाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपको वोट नहीं देना है तो वोट देने जरूर जाइए, नोटा पे वोट। दूसरा, जो सिकड़ गांव में अभी अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर जो नौकरशाही है, जो खंड विकास अधिकारी है, उसका ये फेल्योर है, विपक्ष का फेल्योर है, क्योंकि वो वहां के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है आयुष जी, कि जो सरकारी खजाने से डेवलपमेंट के नाम पे फंड जाता है, विधायक का फंड होता है, ग्राम प्रधान का फंड होता है, वो फंड कहाँ चला गया? अगर वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फंड कहाँ चला गया? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, और इस बात की जांच सरकार को नहीं, इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। कि आदमी वोट देने के समय ये बात करे, इसका मतलब ये जांच इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जानी चाहिए कि जो सरकारी फंड है उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ 5 साल में। फंड तो निकला, खाते से पैसा भी निकला और कागजों में विकास भी दिख गया, लेकिन विकास एक्टों में हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का आकलन भी होना चाहिए। अब जो आपने सवाल किया कि जो बेरोजगार है वो नौकरी के मुद्दे पर वोट करने जा रहा है, ऐसा कभी होता ही नहीं है इस देश में। इस देश में असल मुद्दों पे चुनाव कभी होता ही नहीं। अगर असल मुद्दों पे चुनाव होता तो 47 के बाद 2021 तक वही मुद्दे नहीं होते, उन मुद्दों में कुछ अपग्रेडेशन होता। लेकिन आप देखिए कमोबेश मुद्दे वही, उस मुद्दों में कोई बदलाव नहीं आया है। और राशन पे शासन, ये एक नया तकिया कलाम चल गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का हर एक चीज का एक टैगलाइन होती है। दिलीप जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं इसी यहीं से कंटिन्यू करूंगा। हमारे सहयोगी ने रविंद्र जायसवाल के साथ खास बातचीत की है मतदान करने के बाद, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
उत्तरी के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जी, पहले आप वो उंगली दिखाई जो मतदान किए हैं, और इस बार क्या लग रहा है? पूरा काशी विकास के कार्यों से अपने को संबद्ध करके ये चुनाव लड़ रही है। जितना हमारे मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं उससे अधिक जनता निकल करके माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के विकास कार्यों को अपने से संबद्ध करके यहाँ मतदान कर रही है। और शायद इस बार यूपी के अंदर 350 प्लस करेंगे। आपको जनता ने 2012 में चुना, 2017 में चुना, लेकिन 2022 की जो लड़ाई है कांटे की बताई जा रही है। हमने कहा कि 2022 के चुनाव में सपा, पिछले बार लोकसभा चुनाव में सपा केवल समझ गया था बाप बेटे का, सब हार गए थे, पत्नी उनकी हार गई थी नेताजी की। और इस बार और कांग्रेस का भी जो साहबजादा है वो हार गए थे। यह इस बार उसको और आगे बढ़ाएगा। पूरी तरह से जनता उनको नकारेगी। विपक्ष कह रही है कि पीएम मोदी को आना पड़ रहा है, कि उत्तरी और दक्षिणी कई ऐसी सीट हैं जो कांटे की टक्कर है, पीएम मोदी को कमान संभालना पड़ा। माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद है और सांसद होने के कारण से काशी में अक्सर आते हैं। और शायद देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जो अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना दौरा करते हैं। जब वो काशी में आते हैं तो ऐसे सांसद को काम हो जाते हैं और पूरा बनारस और काशी में रहते हैं। तो ये हमारे साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, उन्होंने मतदान करके इंडिया न्यूज से बात किया। तो वहीं महेश श्रीवास्तव के साथ भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। स्थल पर हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो मतदान कर कर अपने और अपने धर्मपत्नी के साथ बाहर निकले हैं। महेश जी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार पिछले बार की तुलना में 325 सीट का रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बनाया था, वो रिकॉर्ड भी स्वयं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में टूटने जा रहा है। बनारस में कुछ विधानसभा है जिसे बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। मित्रों, कहीं भी कोई टक्करी नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपाड़ा साफ है, साइकिल पंचर हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चल रही थी वो 7वें चरण के मतदान को देखते हुए सुनामी में परिवर्तित हो गई है। और लोग विकास को देख रहे हैं। लोग 80 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया गया है उसको देख रहे हैं, लोग शौचालय को देख रहे हैं, लोग आवास को देख रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना को लोग देख रहे हैं। किसी जातिवाद, किसी संकीर्ण राजनीति में, किसी परिवार की राजनीति में काशी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली है। विपक्ष कह रहा है कि काशी की अंगड़ित ऊपर नीचे हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी की कमान संभाले। प्रधानमंत्री जी संसदीय क्षेत्र है उनका, और वो लगातार संपर्क में रहते हैं। कोरोना काल में भी संपर्क में थे, हेल्थ वॉलेंटियर से संपर्क में थे। वो किसी क्षण भी काशी को छोड़ते नहीं है। उनका ये अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में प्रचार करना उनको अच्छा लगता है, अपने लोगों के बीच में आना अच्छा लगता है। काशी से आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं, इसलिए आते हैं। साथ में महेश जी की पत्नी जी हैं, आप तो मीडिया से दूर रहती हैं, आज मतदान करने के दौरान आज मिली हैं, क्या कहेंगी? ओनली बीजेपी, बस मेरा विकास के ही तरफ ध्यान है, बच्चों को भविष्य को देख के ध्यान है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ओनली बीजेपी। महिलाओं को लेकर लगातार प्रियंका गांधी भी बनारस में कैंप कर रही थी। वो कहती हैं लड़की है, लड़ सकती है। उनका फैक्टर कितना काम कर सकता है काशी में? बोलने दीजिए, बोलने वाले जो बोलते हैं अपना बोलना ही है, लेकिन सब कुछ धरा रह जाएगा। ओनली भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ धरा रह जाएगा। ओनली भारतीय जनता पार्टी। ये महचंद जी की धर्मपत्नी जी थी। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश जी के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज वाराणसी। तो चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या कह रही हैं तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह से हम लोग देखें और इसके अलावा ग्राउंड पर क्या हो रहा है, इस बार जो मुद्दे हैं उस पर एक बार फिर से आज चर्चा करते हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, आपकी बात अधूरी थी और सवाल मेरा अभी भी वही है, क्योंकि ये जो अगर मुद्दे हैं इसी के आधार पर जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वोटर्स को मैं भी सुन रहा हूं, या तो पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उन मुद्दों का जिक्र वो जरूर छेड़ देते हैं बीच में। दिलीप जी। आयुष जी, आपके सवाल दिलीप जी, सवाल मेरा वही है, क्योंकि दो चीजें बड़ी कांस्टेंट दिखी। एक तो सत्ता पक्ष की अपनी बात है, विपक्ष की अपनी बात है, लेकिन वोटर्स जो वोट करने के लिए जा रहा है, जब उनको सुन रहा हूं तो उसमें भी दोनों तरीके की चीजें दिख रही हैं। कोई राष्ट्रवाद की बात, कोई विकास की बात, कोई अनाज की बात कर रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि नहीं, हमको परिवर्तन चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, राष्ट्रवाद, विकासवाद, ये सारे जो वाद है ना, यही वादों के जड़ हैं। और ये वाद जो है, ये वादों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। वादे हो तो रहे इन बात को लेकर के, लेकिन ये वाद एक्चुअल में वादों में मूर्त रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहे हैं कि हमने विकासवाद की बात करी, हमने राष्ट्रवाद की बात करी, किसी ने जातिवाद की बात करी, किसी ने वंशवाद की बात करी, किसी ने परिवारवाद की बात करी, किसी ने क्षेत्रवाद की बात करी, और ये सारे वाद ही वाद की जड़ है। इन वादों को अगर वादों में बना करके वादों में कन्वर्ट कर दिया जाए और जनता को वास्तव में कुछ दे दिया जाए, तो शायद इसकी मूर्ति कुछ और निकल के आएगी। इन मुद्दों पर बहुत चंद लोग मुद्दों पर वोट करें, मुद्दों पर वोट करेंगे तो किसको वोट करेंगे? रोजगार की बात कर लें, विकास की बात कर लें, तो ऐसा विकास या रोजगार तो समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया था, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी नहीं दिया था। तो विकास, फिर वो वोट देंगे किसको? तो मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग पैटर्न है वो डेवलपमेंट पर बेस नहीं करता है, वो अल्टीमेटली बेस करता है जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, हमारी लाइकिंग पर और पार्टी की लाइकिंग पर। देखिए, क्षेत्र में अगर काम करता है तो पार्टी का प्रतिनिधि काम करता है, और वो प्रतिनिधि पार्टी की गाइडलाइंस पे ही काम करता है, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता है। तो पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी की विचारधारा कितनी जागरूक है, इस बात पर चीजें मैटर करती है। और वैसे भी आप देखिए कि अब की बार के इलेक्शन में पार्टियों का मैनिफेस्टो आया इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले जी। और मैनिफेस्टो पर किसी ने अपने मंचों से भाषण नहीं दिया, उस पर किसी ने बात नहीं करी। और मैनिफेस्टो में जितनी चीजें हैं वो हमेशा भविष्य को लेकर के कि हम करेंगे। हर बार के मैनिफेस्टो में आता है कि हम करेंगे, और 5 साल बीत जाता है, फिर 5 साल बाद होता है कि हम करेंगे। और उन मैनिफेस्टो पर ना तो कहीं कोई चर्चा हुई, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने बात करी। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि बहुत सारी पार्टियों ने जो टिकट डिसाइड किए वो नॉमिनेशन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और जनता के बीच जाने के लिए प्रतिनिधि को समय ही नहीं मिला। तो जनता प्रतिनिधि को कितना समझ पाएगी? तो कुल मिलाकर के जो पार्टियां हैं, उन पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है, उनकी काम करने का तरीका, तो पार्टी की विचारधारा क्या है, उस पर निर्भर करती है। और पार्टी की विचारधारा निर्भर करती है उसका जो नेतृत्व है। इसीलिए मोदी जी, क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आयुष जी, आप देखिएगा, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों बड़े चेहरे के अपने क्षेत्र में, ना तो करहल की सीट पर और ना योगी जी की सीट पर। योगी जी की सीट पर मौर्य जी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और मौर्य जी की सीट पर योगी जी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। जबकि ये दोनों बड़े चेहरे हैं, बाहर से नेता आए, केंद्रीय नेतृत्व तो आया इस चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इन दोनों की सीट पर ये दोनों चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो ये जो साइलेंट युद्ध है ना, ये जनता को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल, और देखेंगे बिल्कुल देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। अरविंद जी, चूंकि आपसे भी मेरा यही सवाल है, एक तो ये जो मुद्दे अभी दिख रहे हैं, चूंकि दिलीप जी कह रहे हैं कि मुद्दों पर अगर राजनीति होती या मुद्दों पर अगर वोट होता तो तस्वीर ही अलग होती, लेकिन ये मुद्दे हम लोग चूंकि वोटर्स के मुंह से भी सुन रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि हमको परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बात मुखर होकर कह रहे हैं कैमरे के सामने। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है शुरू से और अभी भी कि चुनाव मुद्दों पर ही हो रहा है, और चुनाव एक मुद्दों पर नहीं होता है। चुनाव में कई मुद्दे रहते हैं, और उन मुद्दों में चुनाव के दौरान मुद्दे जुड़ते जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के लिए कोई मुद्दा प्रभावकारी होता है, किसी के लिए कोई होता है, और व्यक्तित्व और कृतित्व जो होता है उसमें चुनाव अंत में और भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की राजनीति कृतित्व से ज्यादा व्यक्तित्व पर आकर के टिक जाती है। चेहरा जो है प्रमुख हो जाता है, और चेहरे के पीछे होता है कि इन्होंने काम क्या किया है। तो ये सच्चाई है। किसी और एक सभी मुद्दों को मिला करके अपनी विचारधारा फिर मिला कर पीछे उस व्यक्ति ने या उस पार्टी ने काम क्या किया है, इस पर फिर एक मन बनता है मतदाताओं का। और कुछ मतदाता अवश्य होते हैं जो राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, बहुत से ऐसे मतदाता भी हैं जो जाति आधार पर प्रतिबद्ध है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कसम खाई होती है कि हम इस पार्टी को हराएंगे ही। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन चुनाव जो है मुद्दा ही आधारित होता है। उसको हम ये कह सकते हैं कि जाति के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन हर चुनाव में मुद्दे प्रभावी होते हैं, और हर मुद्दे जितने गिनाए जाते हैं सब मुद्दे होते हैं। इसीलिए मैं भी हंसता हूं कि जब 70 के दशक में महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा थी और आज भी मुद्दा है, तो मैं चुनौती देता हूं, मैं कहता हूं अपने आसपास आप देखिए
कि अगर बेरोजगार हैं तो वो कौन लोग बेरोजगार हैं। वो लोग बेरोजगार होंगे जिनको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही होगी, या वो जितना सोचते होंगे कि हमको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए या इस जगह नहीं मिल रही, क्योंकि अब बहुत व्यापार का भी और रोजगार का, नौकरियों का बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया है। तो ये मुद्दे तो हैं ही, कौन से मुद्दे हैं? मुझे लगता है कि मेरी पसंद कोई और हो, किसी की पसंद कोई और हो, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे की पसंद वाला को कि वो मुद्दा बेकार है। लेकिन चूंकि जनता ही जनार्दन है, तो जनता जिन मुद्दों पर देगी, अगर वो जातवाद पर देती है तो ये होगा कि इस चुनाव में जातीय आधार बड़ा मुद्दा रहा। कोशिश तो हो रही है कि विकास पर मुद्दा हो, बात सब लोग कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की शून्य पड़ी राजनीति को जगह दी थी सोनभद्र में प्रियंका जी ने। आज प्रियंका, चलिए अरविंद जी मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, अभी आपको रोकूंगा मैं। इस बीच मेरे पास एक बड़ी जानकारी है, सीधे रुक कर लेते ब्रेकिंग सेंटर का। दीपशिका मौजूद